कुछ जिंदगी के बाद भी लोगों के दिलों में धड़कती है। कुछ लोग दुनिया से जाकर भी नहीं जाते हैं। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा भी अब हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। उन्होंने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से देश शोक में डूब गया है। हर हिंदुस्तानी के लिए रतन टाटा एक ऐसे आदर्श थे जिनका योगदान केवल राष्ट्र निर्माण तक सीमित नहीं था, वो लाखों लोगों के अभिभावक भी थे। जिसने उनके कंपनियों या उनके साथ काम किया, रतन टाटा से उसका रिश्ता हमेशा के लिए बन गया। रतन टाटा के जाने के बाद आज उन सबकी दुनिया सूनी हो गई है। देश अपने अनमोल रतन को खोकर दुखी है। निधन के बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रात करीब 2 बजे अस्पताल से उनके घर लाया गया। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाई नोएल टाटा से बात कर संवेदना व्यक्त की। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने गुरुवार को एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति, दरिया दिल इंसान और देश के एक सफल उद्योगपति, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माँ बाप अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें J.N. पेटेट पारसी अनाथालय से उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। आलिशान घर में पले बढ़े होने के बावजूद रतन टाटा बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के धनी थे। उनकी इसी खूबी ने उन्हें उद्योग जगत के शीर्ष तक पहुंचाया। पूरे देश के लिए, पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा साधा रहना। मराठी में हम कहते हैं सादी रानी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब उन्हें कारोबार की समझ आ गई, इसके बाद उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की। साल 1991 में रतन टाटा ने पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। वो 1991 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और नैनो कार से लेकर सेना के लिए साजो सामान बनाने वाली कंपनी को बनाया। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। अपनी मेहनत और काबिलियत के बूते उन्होंने टाटा ग्रुप को साल दर साल नई बुलंदियों पर पहुंचाया। इसी के चलते टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा को उद्योग जगत में उनकी उपलब्धियों के अलावा सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करता है। समाज और देश के प्रति उनके अहम योगदान को देखते हुए साल 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था और फिर साल 2008 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो रतन टाटा केवल भारत की धड़कन नहीं थे, बल्कि दुनिया ने उनके काम को सराहा। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस पर रतन टाटा को तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 2008 को उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से भी 2008 में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया था। यही नहीं, रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक भी जो है उन्हें दिया गया। ये वो तस्वीरें हैं जो अब यादों में है। सपने देखना और उसे हकीकत में बदल देना रतन टाटा की शैली थी। साल 2008 में रतन टाटा ने नैनो कार को पहली बार भारत में ऑटो एक्सपो में पेश किया था। ये एक छोटी कार थी और खास तौर पर उन परिवारों के लिए लाई गई थी जो मोटरसाइकिल ही खरीद सकते थे। देखते ही देखते ये कार ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों का सपना बन गई। अब लोग मोटरसाइकिल नहीं बल्कि नैनो कार की बातें करने लगे थे। ये रतन टाटा की सोच का नतीजा था। भारत का मध्यम वर्गीय परिवार अब कार का सपना देखने लगा था। रतन टाटा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस कार को लॉन्च करने के पीछे की कहानी भी शेयर की। उन्होंने बताया कि अक्सर वो लोगों को अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पर जाते देखते थे, जहां बच्चे अपने माता पिता के बीच में किसी तरह से बैठे दिखते थे। उसे देखकर उन्हें कम कीमत में कार लॉन्च करने का ख्याल आया। आर्किटेक्चर स्कूल से होने की वजह से उन्होंने इस कार के डिजाइन में खुद दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने तरह तरह के डूडल बनाए और आखिरकार रतन टाटा ने नैनो का डिजाइन खोज निकाला। कहते हैं टाटा नैनो माइलेज के मामले में भी काफी किफायती थी। उस वक्त जब पेट्रोल आज के मुकाबले कहीं सस्ता था, तब ये कार 21 से 24 किलोमीटर प्रति मीटर का माइलेज देती थी। रतन टाटा के पैर हमेशा जमीन पर रहे, इसलिए उनको काफी डाउन टू अर्थ भी कहा जाता था। लेकिन आसमान छूने की उनकी हसरत हमेशा उनकी आंखों में नजर आई। बेंगलुरु में एक एयर शो के दौरान रतन टाटा को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का F-16 ब्लॉक 50 फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिला था। तब उनकी उम्र महज 69 साल की थी। इस उम्र में किसी उद्योगपति का लड़ाकू विमान उड़ाना कोई आम दृश्य नहीं था और इस कारनामे का वीडियो आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। रतन टाटा उस F-16 लड़ाकू विमान को पायलट थे, उसके को पायलट थे, जिसकी कमान पॉल हैटनडॉर्फ ने संभाली थी। फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। उड़ान के दौरान ही उन्होंने इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। रतन टाटा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने F-16 फॉल्कन फाइटर जेट उड़ाया था। इस कारनामे को उन्होंने 2007 में बेंगलुरु एयर शो के दौरान किया था। रतन टाटा से पहले इस फाइटर जेट को किसी ने भी नहीं उड़ाया था। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी और रतन टाटा के बीच बड़े आत्मीय रिश्ते थे। जो भी दोनों की मुलाकात जब भी हुई, रिश्तों की गर्मजोशी साफ नजर आई। पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कई ट्वीट्स भी किए, जिसमें उन्होंने रतन टाटा को एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान बताया। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में कामयाबी की न जाने कितनी कहानियां लिखी। उनके नेतृत्व में टाटा ने नमक से लेकर ट्रक बनाने तक के बिजनेस में हाथ आजमाया और वो सफल भी रहे। साल 1866 में एक ट्रेंडिंग फर्म से शुरू हुआ टाटा ग्रुप में फिलहाल करीब 100 कंपनियां हैं, जिनकी देश के कुल GDP में 2% हिस्सेदारी है। 1991 में रतन टाटा ने जब कंपनी की मुखिया वो बने, तब देश ने उदारीकरण का दौर में कदम रखा था। उसके बाद रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। टाटा समूह ने टेटली टी का अधिग्रहण किया। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी AIG के साथ उन्होंने बॉस्टन में जॉइंट वेंचर के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। उन्होंने यूरोप की कोरस स्टील और JLR का भी अधिग्रहण किया। Which is going to be a great country
तो रतन टाटा हम सब के लिए अनमोल रतन थे और रतन टाटा की इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, चाहे राजनीति जगत से हों या बॉलीवुड से हों, हर कोई उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी रतन टाटा को याद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। देखिए, वहीं राहुल गांधी ने भी रतन टाटा को याद किया। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो वहीं गौतम अडानी ने भी रतन टाटा को अपने शब्दों में याद किया। उन्होंने लिखा है कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया है। आनंद महिंद्रा ने भी रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। श्री टाटा को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। तो वहीं सुंदर पिचाई ने भी रतन टाटा को याद किया। उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा को याद किया। उन्होंने लिखा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। देखिए, ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं ये तमाम वो पल हैं जो अब सिर्फ याद बनकर रह गए हैं, सिर्फ यादों में ही सिमट कर रह गए हैं। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर बड़ा विजन रखने वाले एक महान व्यक्तित्व थे, बल्कि समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए सोचने वाला व्यक्ति, जिसने हर लेवल पर लोगों की मदद करने की कोशिश की। रतन टाटा से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां हैं जो बिजनेस से लेकर आम लोगों के बीच हमेशा याद रखी जाएंगी। तो चलिए आपको वो कहानियां बताते हैं जो रतन टाटा के शख्सियत की जीती जागती मिसाल रहेंगी। ऐसा पहला किस्सा फोर्ट से शुरू हुआ। देखिए, दरअसल बात जो है साल 1998 की है। उस साल रतन टाटा ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। हालांकि इस कार को लेकर कंपनी को काफी घाटा झेलना पड़ा, जिसके बाद टाटा ने अमेरिका की कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला किया। तो फोर्ड के साथ टाटा की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद फोर्ड ने मुलाकात और डील को इस तरह पेश किया मानो वो टाटा पर एहसान करने जा रहे हैं। फोर्ड की टिप्पणी सुनने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि उनका टाटा ग्रुप फोर्ड के साथ अब डील नहीं करेगा और ये डील होते होते नहीं हो पाई। ये जो किस्सा हम आपको बता रहे हैं, ये रतन टाटा के जीवन का ऐसा किस्सा है जो बहुत कुछ सिखाता है। जब वैश्विक मंदी का दौर आया तो फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। तब रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड खरीदे, जिनमें की एक है जगुआर और दूसरा लैंड रोवर। तो ऐसे टाटा ने बोलकर नहीं, अपनी मेहनत से फोर्ड को दिखा दिया कि कौन किस पर एहसान कर रहा है। तो ऐसा ही दूसरा किस्सा है। जब रतन टाटा ने मुंबई में बारिश में एक परिवार को भीगते देखा तो सोचा कि मिडिल क्लास के लिए भी कार होनी चाहिए। बाइक पर 4 लोगों के परिवार को भीगते देख उस वक्त रतन टाटा भावुक हो गए। उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कुछ करने की सोची और
इंजीनियर को बुलाया और उन्हें 1 लाख की कार तैयार करने के लिए कहा। तो ऐसे मार्केट में नैनो आई और कार की दुनिया का कायाकल्प हो गया। ये भारतीय कार इतिहास में पहली बार था जब कोई कार इतनी सस्ती रही हो। तो नैनो से जुड़ा ये किस्सा कुछ साल पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में खुद लोगों से साझा किया था। So many Indian families, young Indian families, I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with a baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. टाटा सन्स को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की प्रेरणादायक बातें हमेशा याद रहेंगी। रतन टाटा ने कई बार बात में ऐसे प्रेरणादायक विचार दिए जिन्हें अगर जीवन में अपना लिया जाए तो जीवन सरल हो जाएगा, बल्कि इंसान ऊंचाइयों तक भी उन बातों को सोचकर समझकर पहुंच सकता है। चलिए आपको रतन टाटा की कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें बताते हैं जो हमारे जीवन में भी बहुत काम आने वाली हैं। तो रतन टाटा ने एक बार कहा था, हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं, इसलिए जीवन का मजा लीजिए। हमें हमेशा गंभीर जो है वो नहीं होना चाहिए, गंभीर बातें नहीं करनी चाहिए। अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल आप अपने महल बनाने में कर लीजिए। तो ये तमाम वो विचार हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें अगर समझा जाए तो जीवन का बहुत बड़ा सार है। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है, किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। इसके साथ ही रतन टाटा ने कहा, हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और प्रतिभाएं होती हैं, इसीलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। तो दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। तो रतन टाटा की तमाम ये वो बातें हैं जिनको सुनकर समझकर हम अपने जीवन में अगर उतार लें तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को आधा बना सकते हैं। आज नवरात्र उत्सव की करेंगे। पूरा देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ है, कहीं गरबा की धूम है तो कहीं डांडिया का डांस। उत्तर भारत में रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। आज सप्तमी तिथि पर सुबह मंदिरों में मां कालरात्रि की पूजा हुई। सप्तमी तिथि आज दोपहर 12 बजे 31 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि कल यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगी। फिर 11 अक्टूबर को 12:07 पर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जाती, इसलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी तिथि का पालन किया जाएगा, ऐसा कई ज्योतिषों का कहना है। तो आप देखिए, आज जो है लोग सप्तमी मना रहे हैं और इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि कल यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगी। फिर 11 अक्टूबर को 12:07 पर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जाती, इसलिए 11 अक्टूबर को ही लोग इस बार अष्टमी और नवमी तिथि का पालन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और कन्याओं को जो है पूजा जाएगा। तो अगर आपको भी महाअष्टमी व्रत और कन्या पूजन के लिए भक्तों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो चलिए ज्योतिषाचार्यों से जानते हैं अष्टमी और नवमी की तिथि और पूजा का आखिर शुभ मुहूर्त क्या है।
11 में नवमी और अष्टमी दोनों का जो पूजन होगा, जो कन्या भोज होगा, वह दोनों कार्य किया जाएगा। इस बार 11 तारीख जो है 11 अक्टूबर सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में जानी जाएगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की रात में भोर में 5:47 तक व्याप्त होगी। इस कारण से भोर में 5:47 तक सारे कार्य कर लिए जाएंगे। ये सबसे सेफ एंड पे तो यही है कि जिस दिन हम नवमी मान रहे हैं, जैसे आज अगर सप्तमी मान रहे हैं, कल अष्टमी और परसों नवमी, तो नवमी वाले दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्या को खिला सकते हैं, उसमें कोई आंट नहीं है। विशेष जो कंफ्यूजन आ रहा है वो नवमी को लेकर, क्योंकि अष्टमी का जो कन्या पूजन है वो 11 तारीख को होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली परिस्थिति ही नहीं है। 12:32 तक अष्टमी तिथि रहने वाली है 11 तारीख को। अब कंफ्यूजन आ रही है नवमी को लेकर के, भाई नवमी और दशमी का क्या किया जाए। यानी नवमी में जो पूजा करना है, उपासना करना है, उनका जो है वो अष्टमी विदा नवमी को स्वीकार करना चाहिए। तो उसके लिए जो नवमी तिथि में पूजा उपासना यदि आप विशेष रूप से करते हैं तो आपको 11 तारीख को करना है। देखिए, इस बार जो नवरात्रि है वो 3 अक्टूबर को आरंभ हुई है और इसका समापन होगा 11 अक्टूबर को। इसमें एक विरोधाभास, एक स्थिति ये है कि इस बार तृतीया तिथि 2 बार रही, तो देवी के तीसरे स्वरूप की पूजा 2 दिनों तक की गई, यानी 5 तारीख को और 6 तारीख को। अब अष्टमी तिथि जो है वो 10 तारीख को दोपहर में शुरू हो रही है और 11 तारीख को दोपहर तक रहेगी। सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत एक साथ रखना अशुभ होता है और सप्तमी और अष्टमी तिथि की पूजा भी एक साथ करना उचित नहीं होता। इसीलिए अष्टमी और नवमी की पूजा इस बार एक साथ की जाएगी। 11 अक्टूबर को जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी की संधि पूजा करते हैं, वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के समय में अष्टमी तिथि की संधि पूजा करेंगे और जो लोग नवमी तिथि की पूजा करते हैं वो 11 अक्टूबर को रात्रि में नवमी पूजा करेंगे और अगर हवन करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद नवमी का हवन कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं केवल नवरात्रि में, वो लोग भी अपना व्रत 11 अक्टूबर को रखेंगे और जो लोग केवल नवमी का व्रत रखे हैं वो भी 11 अक्टूबर को रखेंगे और दोनों के व्रत का समापन करेंगे इस बार 12 अक्टूबर को, यानी दशहरे वाले दिन। तो उत्सव मतलब गुंजन, गुड न्यूज टुडे। और नवरात्र के तमाम रंग हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो रामलीला का मंचन हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का पंडाल हो, चाहे वो गरबा की धूम हो। और चलिए इस पर खास बातचीत करने के लिए जो हमारी संवाददाता हैं वो हमसे जुड़ गई हैं। मनीषा लड्डा इस वक्त झंडेवाला मंदिर में हैं। मनीषा, लगातार आप झंडेवाला माता मंदिर में बनी हुई हैं, वहां से आप हमें माता के दर्शन जो है रोज करवाती हैं, हमारे दर्शकों को करवाती हैं। सुबह सुबह माता के दरबार में उनके दर्शन करके पूरा दिन जो है वो शुभ होता है। तो आज जो है माँ का श्रृंगार कैसे किया गया है, कितने फूलों से माँ की जो है वो मंदिर परिसर की सजावट की गई है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल गुंजन, हम आपको रोज की तरह जो है आज भी सबसे पहले जो है वो दर्शन करवाना चाहेंगे कि कितना खूबसूरती के साथ जो है वो माँ का श्रृंगार किया गया है, फिर चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे गहने हो या माँ का पूरा दरबार। खास तौर पर इन पे जो है विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है कि माँ के जो वस्त्र है और गहने हैं वो बेहद ही निखर कर आए, तो उसकी तरफ जो है वो खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले GNT के सभी दर्शकों को और आपको माता के दर्शन, लेकिन बात अगर मंदिर की जाए तो मंदिर में भी सुबह से जो है काफी भीड़ लगातार बनी हुई है, क्योंकि आज जो है नवरात्र का 8वां दिन है, यानी अष्टमी। आज के दिन बहुत से लोग जो है अष्टमी पूज रहे, लेकिन अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो है माँ के 7वें रूप यानी माँ कालरात्रि के स्वरूप की जो है उपासना की जा रही है। बहुत से लोग जो है वो आज के दिन अष्टमी भी मना रहे हैं, क्योंकि ये चीज का कंफ्यूजन जो है बहुत समय से बना हुआ था। लेकिन अगर आज भी अगर अष्टमी बना रहे तो उसके अंदर कोई मना ही नहीं है किसी तरीके की, आप मना सकते हैं। लेकिन मंदिरों की अगर बात करें तो खास तौर पर जो है माँ कालरात्रि की जो है पूजा उपासना की जा रही है। माँ कालरात्रि अपने आप में जो है माँ काली का जो है वो रूप है और कहा जाता है आज के दिन अगर उनकी पूजा
पूजा करे तो जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो एकदम कोसों दूर हो जाती है। तो भक्तों की कतार आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में कितना इस वक्त जोश उमड़ रहा है, किस तरीके से जो उनका स्वागत किया जा रहा है माथे पर तिलक लगाकर, और इसी तरीके से जो रौनक है वो मंदिर के हर एक दिल्ली के जो मंदिर है वहां के नजर आ रही है। हमारे साथ पंडित जी गिरीश जी इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पंडित जी कंफ्यूजन था। आज के लोग जो अष्टमी पूज रहे हैं, क्या उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? जय माता दी। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आज जो माँ झंडे वाली का स्वरूप है वो काल रात्रि के रूप में आज उनका पूजन अर्चन किया गया है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है देखो अष्टमी तिथि में यहाँ पे हेरा फेरी है। तिथि जब बढ़ जाती है, तिथि की घटी और पला, यहाँ पे ज्योतिष में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो जब तिथि जब बढ़ जाती है तो वो एक दिन पहले चले जाता है, तो यहाँ पे उदय तिथि लिया जाता है। तो इसलिए जो है आज जो है सप्तमी काल रात्रि की आज यहाँ पे माँ झंडे वाली के स्वरूप जो है आज उसका पूजन इत्यादि किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग अष्टमी आज पूज रहे हैं और कल नवमी पूजने वाले हैं। तो पंचांग का वो उसमें हेरा फेरी है। किसी ने पंचांग में जो है तिथि उस तरह से तिथि की जो है घटी को उस तरह से रख दिया है, तो इसलिए जो है वहाँ पे अष्टमी आज हो रही है। माँ को भोग लगाने के लिए कुछ खास विशेष चीजें जो लोग ध्यान रखें? बिल्कुल। आज देखो सबसे पहले जो है बर्फी का जो है बर्फी जो होती है सफेद रंग की, उसका भोग लगाया जाता है। और काल रात्रि मतलब भक्तों के लिए जो है कल्याणकारी है और दुष्टों के लिए जो है दुष्टकारी है। भक्तों के लिए कल्याणकारी है मनीषा, और इसीलिए देवी के 9 दिनों में 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। इस मौके पर वहां सजे दुर्गा पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। इन्हीं में से कुछ पूजा पंडाल ऐसे हैं जिनके जरिए सामाजिक सरोकार से जुड़ी मुद्दों को उठाया जा रहा है। देखिए, एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल, और हर पूजा पंडाल अपने आप में बेहद खास, जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। ये तस्वीरें देश के किसी और शहर से नहीं बल्कि कोलकाता से आई हैं, जहां मोक्षदायिनी गंगा पर आधारित ये दुर्गा पंडाल लोगों को कितना पसंद आ रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इस पंडाल के जरिए आयोजकों ने गंगा नदी के सूरते हाल को बयां किया है। इस पंडाल में दिखाया गया है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा की हालत इन दिनों कैसी है। यहाँ पर भगवान शिव की एक स्कल्पचर है, और अगर आप इसको देखें आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से माँ भगवान शिव के जटाओं से जो माँ गंगा बहती है और देश में आती है, जो हम मानते हैं वैसा ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये वही पानी है जिसको हम माँ गंगा कहते हैं और भगवान शिव के जटाओं से आती है। लेकिन कहीं आते आते गंगा को इंसान जो है, देशवासी जो है, बहुत सारे लोग उसे एक डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं, और ये शायद एक बहुत बड़ा, ये एक दुखद बात है या फिर एक बहुत ही सैड ट्रैजिक रियलिटी है। उसी को शायद लड़ने के लिए पूरे देश भर में जो सेव गंगा प्लान या फिर गंगा एक्शन प्लान जो है वो किया जाता है, जहां जहां से भी गंगा जाता है उसको भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हर साल गंगा सफाई के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन गंगा नदी के हालात सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए आयोजकों ने लोगों को गंगा सफाई का संदेश देने के लिए इस साल ये थीम चुनी है। ये जो आपने करके यहाँ पे दिखाया है, देश में कभी ये होगा कि गंगा में जितना कचरा, जैसे आपने कहा कि डस्टबिन बना देते हैं लोग, ये हो सकता है? कचरा उठा तो ये कचरा तो गंगा से उठाएं, और ये कचरा थोड़ा गंगा का शायद हमारा 1% भी हम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, जीवनदायिनी गंगा के किनारे बसे शहरों और वहां होने वाले धार्मिक आयोजनों को भी इस पूजा पंडाल में दर्शाने की कोशिश की गई है, ताकि आज की पीढ़ी को इससे रूबरू करवाया जा सके। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने बताया कि गंगा सफाई के दौरान मिली चीजों को ही इस पंडाल में रखा गया है। शिव जी
का जटा से ये गंगा हमारे भारत का लाइफलाइन है। हम लोग गंगा का पानी पीते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं जैसे जैसे शुद्ध हो रहा, मगर वही गंगा को हम लोग अपने घर के डस्टबिन सोचते हैं, सारे जो कचरा है वहाँ पर फेंकते हैं और गंगा को हम लोग पोल्यूटेड कर दे रहे हैं, अशुद्ध कर दे रहे हैं। और अगर ये चलते रहा तो फिर गंगा उधर देख के गंगा, ये भविष्य का गंगा ये हो जाएगा। ये सब गंगा से उठाया गया है। ये सब मतलब एक्चुअली गंगा से उठाया गंगा से उठाया गया। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट हम लोग किया था एक, उसमें जो कलेक्शन हुआ गंगा से, नाव लेके हम लोग जो उठाया वो सब यहाँ पर रखा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं सब गंगा में हम लोग सब सारे अपना जो नहीं लगेगा वो हम गंगा में फेंकते हैं, तो ये गंगा जाके सूख जाएगी और ऐसा हो जाएगा। उधर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी दुर्गा पूजा की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ वेटिकन सिटी की थीम पर बना पंडाल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पंडाल के अंदर देवी दुर्गा की बहुत ही मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पंडाल में पहुंच रहे हैं। कोलकाता से सूर्यग्नि रॉय और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां सीआर पार्क इलाके में दुर्गा पूजा जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। यहां पर होने वाली दुर्गा पूजा में आपको बंगाल की कला, संस्कृति और खानपान के हर रंग देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देवी दुर्गा के एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल, जहां दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ये तस्वीरें बंगाल के किसी दुर्गा पूजा पंडाल की नहीं, बल्कि दिल्ली के सीआर पार्क इलाके की हैं, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों को बंगाल की कला और संस्कृति का हर रंग देखने को मिल रहा है। शुभ पूजा, बोलो दुर्गा माई की जय। तो दुर्गा पंडाल सज चुके हैं, पूजा पंडाल इस वक्त सज चुके हैं। हम लोग हैं इस वक्त मिनी बंगाल जो कहा जाता है दिल्ली का सीआर पार्क, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए अलग ही रौनक होती है। पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग कहाँ से हैं? सीआर पार्क से हैं, बाहर से? नहीं, हम नोएडा एक्सटेंशन से आए हैं। But being Bengali, CR Park is the main attraction for us along with food. तो यहाँ आना तो मस्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है दुर्गा पूजा की। स्पेशली अगर आप कोलकाता नहीं जा रहे हैं, अगर आप बंगाल नहीं जा रहे हैं, तो ये है मिनी बंगाल, जहाँ पर आके आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे एक बार जरा माँ की मूर्ति भी दिखा दीजिए, किस तरीके से माँ का पूरा दरबार सज चुका है, पंडाल सज चुका है। इसकी खासियत क्या? अब इसमें भी वही हमने जो एक ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल में होता है, मंदिर में, अगर आप कलकत्ता का भी देखें, दक्षिणेश्वर है और कालीघाट के मंदिर है, उसमें एक सभा मंडप होता है, उसमें उसी तरह ऊंचा वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ से कम शाम को 5-6 हजार लोग एक साथ खड़े होकर आरती देखते हैं। तो इसीलिए ये पूरे पैंडल का ही वही आर्च टाइप ऑफ फॉर्म दिया गया है। और माँ का जो हमारा जो एक शाला का है, क्योंकि काली मंदिर में सबसे ट्रेडिशनल मूर्ति बनाया जाता है हर बारी। बाकी पूजा में आप देखेंगे अलग अलग मूर्तियां होती हैं, इसको एक शाला कहते हैं। और हमेशा हम यहाँ पे यही ट्रेडिशनल मूर्ति, एक शाला मूर्ति। हाँ जी, ये सिंगल फॉर्म में होता है मूर्ति। सीआर पार्क के पूजा पंडालों में देवी माँ की भक्ति के साथ साथ लोगों को बंगाली खान पान के भी अनेकों जायके चखने को मिल रहे हैं। खाने के स्टॉल्स पर लोगों की ये भीड़ बंगाली फूड के प्रति लोगों की दीवानगी को बयां कर रही है। फेमस अब हम पहुंचे हैं बिरयानी स्टॉल पे। मैम, आपका नाम क्या है? मैं रूमी जी, आपने क्या क्या लगाया है? मैंने आज हिमकोना पाइश और चिकन बिरयानी लगाई है। क्या हिमकोना पाइश, वो क्या होता है? इसमें खोए का और ड्राई फ्रूट डाल के इसके बॉल बनाए गए हैं। और इसी में बंगाली एक चावल आता है, गोविंद भोग, वो स्पेशली कोलकाता में ही मिलता है।
यहाँ पर नॉनवेज में बिरयानी मिलेगी, इसके अलावा आपको प्रॉन कटलेट्स मिलेंगे। बेकरी आइटम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, अलग अलग तरह के केक्स, पेस्ट्रीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी एक बेकिंग की एक अलग कैटेगरी है। इसके अलावा फिश जो कि बंगाल की है, फिश चॉप है, चिकन है, फिश फ्राई आपको मिलेगी। घुगनी 2-3 तरह की है और घुगनी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो लोग किसी कारण बंगाल जाकर दुर्गा पूजा का आनंद नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में बंगाली दुर्गा पूजा को करीब से देखने और उसमें शामिल होने का बेहतर विकल्प है। दिल्ली से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद भगवान श्री राम की इस नगरी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजारों साल पहले अयोध्या की तर्ज पर एक नगरी थाईलैंड में भी बसाई गई थी। थाई भाषा में इसे अथुत्या कहा जाता है। ये अयोध्या से कनेक्शन क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सात समंदर पार ईंट और पत्थरों से बना एक पुरातन शहर, और इस शहर का अटूट रिश्ता है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के साथ। एक ऐसा रिश्ता जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, और इसी रिश्ते की गहराई इस शहर के नाम में भी झलकती है। ये है थाईलैंड की अयोध्या, जिसे थाई लोग अयोध्या के नाम से पुकारते हैं। थाईलैंड की राजधानी से करीब 70 किलोमीटर दूर बसी अयोध्या नगरी का सिर्फ नाम ही अयोध्या से मिलता जुलता नहीं है। अयोध्या की स्थापना भी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जैसी ही एक आदर्श नगरी के तौर पर की गई थी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। अयोध्या जैसी नगरी केवल भारत में नहीं है, बल्कि अयोध्या जैसे एक आइडियल नगरी कहा गया, वो नगरी आपको दुनिया के अलग अलग देशों में भी नजर आएगी। जैसे यहाँ थाईलैंड, इस जगह का नाम है अयोध्या। इसकी स्थापना यहाँ पर राजा रामाथिबोधी ने की थी, और उसके बाद जब यहाँ पर 1782 में चक्री डायनेस्टी की शुरुआत हुई, उसके बाद से जितने भी राजा हैं सबने खुद को राम की उपाधि दी, यानी रामा 1, रामा 2 ऐसे करके उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती गई। नौवीं सदी में कंबोडिया से खमेर साम्राज्य थाईलैंड पहुंचा था। वहां के राजा हिंदू धर्म को मानते थे। उनके साम्राज्य में अयोध्या को थाईलैंड की राजधानी बनाया गया। वक्त बदला और अयोध्या का नाम अयोध्या हो गया। अयोध्या इस बात का प्रमाण है कि भगवान राम की महिमा भारत की सीमाओं से परे दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड तक पहुंची थी। थाईलैंड में आज भले ही ज्यादातर लोग बौद्ध हैं, लेकिन ये देश हिंदू धर्म से ही प्रेरित है। भारत की तरह ही थाईलैंड में भी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान की तरह पूजते हैं। जैसे भारत में अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी है, उसी तरह थाईलैंड की अयोध्या भी नदी के किनारे पर बसाई गई थी। थाईलैंड में रामायण को महाकाव्य माना जाता है। जिस वक्त थाईलैंड में अयोध्या नगर की स्थापना हुई, उस वक्त रामायण थाईलैंड तक पहुंच चुकी थी। यहाँ रामायण को रामी किन्ने कहा जाता है। थाई भाषा में इसका अर्थ है राम कीर्ति। अयोध्या का अयोध्या से कनेक्शन कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या से भी मिट्टी भेजी गई थी। 18वीं सदी तक तो थाईलैंड में भगवान राम के प्रति आस्था इतनी गहरा गई थी कि थाई राजा अपने नाम के साथ श्री राम का नाम जोड़ने लगे थे। थाईलैंड में अयोध्या नगरी के ये अवशेष आज भी इसके गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं। अयोध्या
ऐसी नगरी जिसकी पराजय न हो सके, जिस पर कोई आक्रमण न कर सके, जिससे कोई युद्ध न लड़ सके, एक ऐसी नगरी जो एक आदर्श नगरी हो, एक आइडियल नगरी जिसके जैसे बाकी सब बनना चाहते हो। आज आपको ये जो प्राचीन स्थल है अयोध्या का, ये जर्जर अवस्था में जरूर नजर आएगा, लेकिन एक समय था जब यहाँ की शान और शौकत देखते बनती थी। उसके बाद इस पर जब आक्रमण हुआ, इसे नष्ट किया गया, उसके बाद से यहाँ से लगभग 1.25 घंटे की दूरी पर बैंकॉक शहर को वो प्राथमिकता हासिल हुई। थाईलैंड की ये अयोध्या आज एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। थाईलैंड घूमने आए भारतीय सैलानी एक बार अयोध्या जरूर आते हैं और खंडहर में तब्दील हो चुकी इस नगरी के हर कोने में उन्हें भगवान श्री राम की अयोध्या का ही अक्स दिखता है। थाईलैंड में अयोध्या नगरी से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो त्योहार का हर एक रंग हम आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपसे अलविदा लेंगे। तो गुड न्यूज मतलब त्योहार, उत्सव, और यहाँ में दीजिए इजाजत।